कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल हमारी सोच से हटकर होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अपने देवर को अपना मसीहा समझ बैठी। मुझे क्या मालूम था कि उसके भोले भाले चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है। लेकिन जब तक उसका असल चेहरा मेरे सामने आया, बहुत देर हो चुकी थी। सर्दियों के दिन थे। सर्दियों की भी एक अलग खास बात होती है। इंसान के मिजाज और उसकी ख्वाहिश में यह मौसम बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इस मौसम में जज्बात और मिलन की ख्वाहिश हमेशा ही बढ़ जाया करती है। मैं भी अपने पति के साथ सर्दियों की यह रातें प्यार से गुजारना चाहती थी, लेकिन सब कुछ बदल कर रह गया। मेरे देवर बिहान ने एक दोपहर मुझे अपनी दुकान से एक कपड़ा लाकर दिया, जो थैले में पूरी तरह से छिपा हुआ था। उसे कागज में इस तरह से लपेटा गया था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बिहान दोपहर के खाने के लिए घर लौटकर आता था। मैंने हैरत से उससे पूछा कि ये क्या है, इतना छुपाकर क्या लाए हो। मेरी बात सुनकर बिहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगा, भाभी मैं आपके लिए यह खास कपड़ा लेकर आया हूँ, ताकि रात को आप यह कपड़ा पहनकर मेरे भाई के पास जाएं। यह मेरी दुकान का सबसे महंगा और कीमती कपड़ा है। बिहान के बात पर मैं चौंक गई, क्योंकि उसकी तो अंडरगारमेंट्स की दुकान थी। फिर वह मेरे लिए क्या लेकर आया है। मुझे कुछ शर्म का एहसास भी हुआ और कुछ हैरत भी। बिहान मुझे क्या लाकर दे सकता था। मेरे चेहरा का रंग देखते हुए बिहान कहने लगा, भाभी कल रात आपकी और भाई के झगड़े की आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। मैं जानता हूँ कि भाई आपसे नाराज हैं, इसलिए मैं अपनी दुकान से यह खास कपड़ा आपके लिए लाया हूँ। आप इसे पहनकर भाई को खुश कर दें। बिहान वह कपड़ा मुझे पकड़ा कर चला गया, लेकिन मैं सोच में पड़ गई, क्या करूं। साथ ही साथ मुझे बहुत ज्यादा शर्म का भी एहसास हो रहा था। और जैसे ही कमरे में जाकर मैंने उसको खोला तो मेरी आंखें हैरत से भर गईं। इसमें जो कपड़ा मौजूद था, वह कपड़ा कम से कम एक देवर अपनी भाभी को नहीं दे सकता। बिहान ने यह मेरे लिए कैसे लाया था। शायद बिहान मेरी और आयुष के झगड़े की वजह से लाया था। मैंने सोचा कि यह कपड़ा पहनने में क्या हर्ज है। वैसे भी बिहान ने यह कपड़ा मेरे लिए मेरे पति की वजह से ला कर दिया है। पति और पत्नी में कैसा पर्दा। और फिर बिहान की बात मैं टाल नहीं सकती, क्योंकि यह आयुष का हुक्म था कि उसके छोटे भाई की हर बात मानूं और उसे किसी शिकायत का मौका ना दूं। रात को जब आयुष घर लौटे तो मैंने वही कपड़ा पहन लिया जो बिहान ने मुझे अपनी दुकान से ला कर दिया था। आयुष मुझसे बेहद नाराज थे, लेकिन मुझे अपने सामने इस तरह देखकर उनका चेहरा खिल उठा। आयुष ने मुझे खुशी से अपने गले लगा लिया और कहने लगे, लेला इतना खूबसूरत कपड़ा तुम्हें किसने ला कर दिया। इसमें तो तुम परी मालूम हो रही हो। आयुष के सवाल पर मेरी जान निकल गई। मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मुझे यह कपड़ा किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई ने ला कर दिया है। बिहान की सोच कैसी है क्यों ना हो, लेकिन मुझे उसका यह कपड़ा लाकर देना बिल्कुल भी सही नहीं था। कम से कम यह बात मैं तो अपने पति को किसी भी हाल में नहीं बता सकती थी, वरना पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते। इसीलिए मैंने आयुष की बात का जवाब देने के बजाय उन पर मैंने अपनी मोहब्बत लुटाना शुरू कर दी। मैं किसी भी तरह से आयुष को मनाना चाहती थी, क्योंकि उनकी नाराजगी मुझे बर्दाश्त न थी। मेरे जज्बात के आगे वह खुद ही सारे सवालों को भूल गए और उन्हें यह भी याद न रहा कि वह मुझसे 2 दिन से किस कदर नाराज थे और मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। मैं दिल ही दिल बिहान की शुक्रगुजार थी, वरना आयुष जब भी मुझसे नाराज होते तो 1 हफ्ते तक मुझसे बात ना करते। लेकिन आज तो पहले ही उनका मूड बेहतर हो गया था और वह मुझे अपने सामने इस रूप में देखकर सारी नाराजगी भूल गए थे। अगले ही दिन आयुष रोज की तरह सुबह ही घर से निकल गए और बिहान सुबह 8 बजे सोकर उठा, जो कि उसकी दुकान दिन में 12 बजे खुलती थी। वह 11 बजे तक घर पर ही रहता था। मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी। वह पीछे से किचन में चला आया और कहने लगा, भाभी आज आपके कमरे से कोई झगड़े की आवाज नहीं आई, लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी और कहा, हाँ तुम्हारे भाई का मूड ठीक हो गया है। बिहान कहने लगा, भाभी आप मुझे भाई का पसंदीदा रंग बता दें, मैं आपको उसी रंग का खास कपड़ा ला दूंगा। फिर देखिएगा भाई कैसे आपकी मोहब्बत में दीवाने हो जाते हैं। बिहान की बात पर मेरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। मैंने बिहान से कहा कि शायद उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई अब ठीक हो गया है। बिहान अचानक से मेरे करीब आया और आहिस्ता से कहने लगा, भाभी आपके नई नई शादी हुई है, कुछ ही तो महीने गुजरे हैं। भाई को अच्छी तरह काबू में कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भाई की जिंदगी में आ जाए। वैसे भी भाई की पर्सनैलिटी और उनका पैसा किसी भी लड़की को उनकी तरफ खींच सकता है। बिहान की बात सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि वह 100% ठीक बात कह रहा था। मैंने भी तो आयुष की शक्ल और उसका पैसा देखकर शादी की थी। मुझे सोचो, मैं गुम देखकर बिहान कहने लगा, आप फिक्र न करें,
मैं आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन कपड़ा ला दिया करूँगा, बस आप पहन लीजिएगा और फिर देखिएगा। औरत मर्द को काबू करने के लिए यही तो करती है। मेरी दुकान पर भी कोई ना कोई रोज ऐसी औरत आती है जो अपने पति के लिए ऐसे कपड़े खरीदती है। मेरा काम है ऐसे और अच्छे कपड़े बेचना, इसीलिए आपको मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं। दुकान पर आने वाली औरतें मुझे अपनी पसंद और मर्जी बताकर ही खरीदती हैं। बिहान की बात सुनकर मैं राजी हो गई, क्योंकि मैं भी आयुष को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ मैल करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से मैंने आयुष से शादी की थी, वरना मेरे लिए तो चौकीदार और चपरासी जैसे के रिश्ते आया करते थे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि बिहान की बात मानकर मैं अपनी बर्बादी को दावत दे रही हूँ। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरा देवर मुझे ऐसे कपड़े पहनाकर रात को मेरे साथ क्या करता था। मेरा नाम मेला है और मैं हमेशा से फैशनेबल और दिखावा करने वाली लड़की थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और मुझे लगता था कि मैं अपना वजूद और अपने जिस्म की नुमाइश करके किसी भी मर्द का मन मोह कर सकती हूँ। मैं बदकिरदार नहीं थी, बस गरीबी से बेदार थी और इसी बात ने मुझे थोड़ा सा बेशर्म बना दिया था। और फिर मेरी मुलाकात आयुष से हुई। आयुष के पास एक बड़ी सी गाड़ी थी और वह इसी गाड़ी में अक्सर हमारे मोहल्ले में आया करता था। या तो मैं नहीं जानती थी कि वह क्या करने आता था, लेकिन मेरी नज़र उसकी बड़ी सी गाड़ी पर जम गई थी। आयुष का ठाट बाट ही देखकर अंदाजा हो जाता था कि वह एक अमीर इंसान है और मैं ऐसे ही किसी शख्स की तलाश में थी जिससे मैं शादी करके मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी न रहे। मैंने अपनी खूबसूरती को फैशन और तंग कपड़ों से खूब दिखावा किया और आयुष के रास्ते से गुजरने लगी। मुझे यकीन था कि आयुष की नज़र मुझ पर जरूर पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। मेरी हाइट और लंबे खुले बाल और खूबसूरत बदन आयुष को पिघला दिया और उसे मेरा दीवाना बनने में ज़्यादा वक्त न लगा। मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी और इस बात की मुझे पूरी खुशी थी। आयुष का मिलना जुलना और वह मुझे एक से एक जगह घुमाने ले जाने लगा। कभी शॉपिंग कराता तो कभी घुमाने ले जाता। मेरी माँ को यह बात अच्छी तरह मालूम था कि मैं आयुष के साथ अपने तारों को बढ़ा रही हूँ, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि हम जैसे लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि बेटियाँ अच्छे और अमीर घर में जाएं। 2-3 महीनों की मुलाकातों के बाद आयुष ने मुझसे अकेले में मिलने की बातें की तो मैंने उससे सीधा शादी की बात की। मैं फैंसी जरूर थी मगर बदकिरदार नहीं थी। मेरी बात सुनकर पहले तो आयुष हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने हामी भर ली और रिश्ता भेज दिया। आयुष का छोटा भाई बिहान रिश्ता लेकर आया था, क्योंकि आयुष का इस दुनिया में छोटे भाई के सिवा कोई नहीं था। मगर शादी के लिए बिहान ने कुछ अजीबोगरीब शर्त रखी थी। बिहान का कहना था कि वह लोग शादी बिल्कुल सादगी और खामोशी से करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पैसे की वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन हैं और किसी को भी उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ को क्या परेशानी हो सकती थी? माँ के पास तो पहले से ही पैसे नहीं थे। माँ ने भी मुझे खाली हाथों ही विदा कर दिया। मैं ब्याह कर एक बहुत बड़े से घर में आई थी। यह शहर का एक बहुत खूबसूरत लगा था, लेकिन मेरी शादी ऐसे हुई थी कि शायद पड़ोस वालों को भी खबर नहीं थी। हैरत की बात यह थी कि इतने बड़े घर में नौकर वगैरह भी नहीं थे, बल्कि बिहान घर का सारा काम खुद ही किया करते थे। शादी के बाद मैंने सारा घर संभाल लिया। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ना ही खाने पीने की कमी थी और ना ही कोई रोकने टोकने वाला था। मेरे घर में तो मम्मी ज़्यादा फैशन भी नहीं करने देती थी और मेरे सजने संवरने पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मगर यहाँ ना ही आयुष ने कभी टोका था और ना ही मेरे देवर बिहान को किसी बातों से मसला था, बल्कि या तो मुझसे बहुत खुश था और कहता था कि मेरे आने से घर में रौनक आ गई है। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन गुजर रहे थे, मेरे और आयुष के बीच दूरियां बढ़ रही थी। आयुष छोटी छोटी सी बात पर मायूस हो जाया करते थे और हफ्तों मेरे करीब ना आते, ना ही मुझसे बातें करते। कभी कभी तो मुझे भला वजह समझ ही ना आती कि वो मुझसे क्यों नाराज होते हैं। मुझे आयुष से मोहब्बत हो गई थी और उनकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। और फिर यह भी डर सताता था कि जिस तरह मैंने उनसे शादी की है, इसी तरह कोई और भी उनकी जिंदगी में आ सकता है। बिहान भी उठते बैठते मुझे यही समझाता था कि मुझे आयुष को अपने काबू में रखना चाहिए और उसका गुस्सा काबू करने के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए। वो मुझसे कहता था कि रात तो होते ही अच्छी तरह से तैयार हो जाना, ताकि भाई आपसे खुश रहे। मैं बिहान की बातों को ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आयुष मुझसे खुश नहीं थे। आयुष और बिहान के बीच बहुत ज़्यादा फैसला था। वह दोनों न शेरपुर उम्र में छोटे बड़े थे, बल्कि शक्ल में अलग और सोच से भी मुख्तलिफ थे। बिहान हमेशा हंसता रहता था और नरमी से पेश आता था,
और मेरा बहुत ख्याल रखता था, जबकि आयुष छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाया करते थे। कभी कभी तो आयुष सुबह ही घर से निकल जाता और रात को घर लौट कर आता था। मैं सवाल करती तो जवाब देने के बजाय मुझ पर गुस्सा हो जाया करते। अब तो हर रात हम दोनों के दरमियान किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाया करता था। शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शादी को साल गुजर रहे हों। आयुष का बर्ताव न जाने क्यों इतना सख्त हो गया था कि हमारे लड़ाई झगड़े की आवाज कमरे के बाहर जाने लगी थी, और झगड़े की वजह बिल्कुल मामूली सी बात होती। गुजरी रात भी मैं और आयुष सिर्फ इस वजह से झगड़ा कर रहे थे कि आयुष सोना चाहते थे और मैं उससे कुछ वक्त मांग रही थी। आयुष के लिए तो वक्त देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जैसे ही उनके करीब जाती वह झगड़ा शुरू कर देते थे और मैं खुद ही पीछे हट जाती थी। ऐसे झगड़ों की आवाज़ सुनकर बिहान को मुझ पर तरस आ गया था और वह मुझे हर दिन नया खास कपड़ा लाकर देने लगा था। कभी कभी मुझे झिझक महसूस होती तो वह मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि वह दुकानदार है और यह उसका काम है, इसलिए उसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती। जब से मैंने यह कपड़े पहनने शुरू किए थे, आयुष मुझसे कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे। उनका अंदाज बिल्कुल अलग होता और वह खुद ही मेरे करीब चले आते। जिस तरह से वह मुझसे मोहब्बत का इजहार करते थे, मैं हैरान रह जाती, क्योंकि शादी के बाद मैंने उन्हें इस तरह मोहब्बत करते नहीं देखा था। एक रात आयुष मेरे लिए जूस लेकर आए और कहने लगे कि यह तुम पी लो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेहत खराब हो। मैंने खुशी खुशी वह जूस पी लिया और उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपने जज्बात में एक अजीब सा बदलाव देखा और फिर मुझे कुछ होश ही न रहा। जब होश आया तो फिर मैं बिहान के साथ ही बिस्तर पर मौजूद थी। फिर हर रात मेरे साथ ऐसा ही होने लगा कि मैं बिहान का दिया हुआ कपड़ा पहनती और आयुष मुझे जूस पिलाते और मैं होश में ना रहती, और ऐसे ही सुबह हो जाती। एक रात मैंने आयुष का दिया हुआ जूस ना पिया और चुपके से उसे फेंक दिया। इस रात मुझ पर एक ऐसा भयानक सच खुला कि मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यह घर, कारोबार और पैसा सब कुछ बिहान का था। आयुष सिर्फ बिहान के कारोबार में काम करते थे और यह बात मुझे शादी के कुछ दिनों बाद ही पता चल गई थी। लेकिन मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। पर गुजरते दिन के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि बिहान की हैसियत आयुष से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आयुष उसके सामने हाथ बांधकर ऐसे खड़े होते जैसे उसके नौकर हों। और इसी वजह से आयुष ने मुझे सख्त मना किया था कि मैं कभी भी बिहान के खिलाफ न जाऊं, उसकी हर बात पर अमल करूं, क्योंकि हम उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। मैंने भी आयुष की बात मान ली थी, क्योंकि पैसा आयुष का था, फिर बिहान का इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो एक अमीर जादी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे ही ज़िंदगी जीने का मेरा ख्वाब था जो मुझे मिल गई थी, मगर मैं भूल गई थी कि हर ख्वाब की एक कीमत होती है जो इंसान को चुकाना पड़ता है, और मुझे भी अपने इस ख्वाब की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जिस रात मैंने वह शरबत ना पिया, मेरे जज्बात में तब्दीली ना हुई और मैं अपने होश में रहकर कुछ देर तो आयुष के मेरे पास रहे, और इसके बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और बिहान कमरे में चला आया। मैंने जानबूझकर बेहोशी का नाटक किया था, क्योंकि मैं आयुष को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बिहान के कमरे में आते ही आयुष कमरे से चला गया और हाथ बांधकर बिहान के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद जो कुछ बिहान ने कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिहान मेरे साथ मनमानी करने लगा। बिहान का यह रूप मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था और यह सब बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैं फौरन उठ गई और उसे धक्का दे दिया। मुझे होश में देखकर पहले तो बिहान हैरान हुआ और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा हुआ भाभी जी, आप खुद ही सारा सच जान गई हैं। अब हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। मैंने हकलाते हुए बिहान से पूछा कि कौन सा काम। डर से मैं पसीने से लथपथ हो गई थी। बिहान मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इतने बड़े घर में सहाना जिंदगी ऐसे तो नहीं मिल गई। हर चीज़ की एक कीमत होती है और तुम्हें यह सब कुछ तुम्हारी खूबसूरती के बदले में मिला है। बिहान ने आयुष से जो बात की थी उसके बाद इतना तो मैं जान गई थी कि बिहान आयुष का भाई नहीं है, बल्कि आयुष बिहान का नौकर है। वह बिहान का ड्राइवर है और सारा दिन इसी के कामों से घर से बाहर रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता जैसा जैसा बिहान चाहता है, लेकिन बिहान जिस काम की बात कर रहा था वह मुझे अभी भी मालूम नहीं था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिहान ने मुझे बताना शुरू किया कि उसकी अंडर गारमेंट्स की एक दुकान है जिससे वह अच्छा खासा पैसा कमाता है।
लेकिन उसका असल कारोबार कुछ और है। विहान छोटे कपड़े पहने हुए औरतों की तस्वीर और वीडियो को एक वेबसाइट पर बेचता है और लाखों रुपये कमाता है। आयुष को उसने अपना नौकर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आयुष एक खूबसूरत और लंबा चौड़ा मर्द है और लड़कियां उससे बहुत ही आसानी से जाल में फंस जाती हैं। आज तक बिहान और आयुष ने मिलकर कई लड़कियों को फंसाया है और बिहान ऐसे ही बिना शादी के उन लड़कियों की वीडियो और तस्वीर हासिल करता रहा है। लेकिन जब मैंने तन्हाई में उसे कोई मौका न दिया तो मजबूरी में उसने रिश्ता मेरे घर भेज दिया। हमारे घर आने के बाद बिहान यह बात अच्छी तरह से जान गया था कि हम बहुत गरीब लोग हैं और पैसे की खातिर मैं शादी कर रही हूँ, तो उसने शादी को भी एक जेल बना दिया और आयुष का मेरे साथ शादी करा दी। शादी इतनी खामोशी से हुई कि किसी को भी खबर न लगी। बिहान चाहता था कि मैं खामोशी से उसके घर आ जाऊं, आयुष की और मेरी वीडियो बना ले, लेकिन शादी के बाद मेरी और आयुष की जितनी भी वीडियो उसने बेची वह अच्छे दामों में न बिक सकी क्योंकि मेरा कपड़ा छोटा नहीं होता था। इसलिए बिहान के कहने पर आयुष ने मुझसे बहाने में झगड़ा करना शुरू कर दिया और फिर बिहान ने इसी बात का मुद्दा बनाकर मुझे छोटे कपड़े लाकर देना शुरू कर दिया। जिस तरह की वेबसाइट पर जुबान होती, बेवकूफ़ कुछ और ही समझ रही थी कि बिहान मेरे और आयुष के रिश्ते को समझाना चाहता है, लेकिन वह तो अपने ही बिजनेस को बढ़ा रहा था। और फिर मुझे नशे की दवाइयाँ देकर बिहान मेरी और आयुष की वीडियोस को रोज बेचता रहा। लेकिन इसी बीच उसकी अपनी नीयत भी मुझ पर खराब हो गई और जिस रात दिन चाहता मेरे कमरे में चला आता। मेरे पति आयुष बिहान का एक मोहरा था और मुझसे शादी सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था। मैं उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी जिसे वह सारी जिंदगी फायदा उठाना चाहते थे। मैं अपने भोलेपन की वजह से बहुत ज़्यादा चोट खा चुकी थी और इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ था और न जाने वह लोग अब तक मेरी कितनी वीडियो बेच चुके थे। आज उसने मुझे बताया था कि मेरी वीडियो सऊदी अरब में बेची गई है और बहुत महंगे दामों में बेची गई। वह बहुत ही बेशर्मी से कहने लगा, अब जब तुम सच जान गई हो तो खुशी से मेरे काम में हिस्सेदार बन जाओ, तुम्हें पैसों में नहला देंगे और तुम ऐसे ही वीडियो बनाती रहना। बिहान की बात सुनकर मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया। मैं गरीब जरूर थी और लालची भी, लेकिन ऐसी बेहयाई और बेगैरत होने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं शादी करके अमीर होना चाहती थी, लेकिन अपना वजूद बेचकर पैसे नहीं कमाना चाहती थी। मेरी इस हरकत पर बिहान को गुस्सा आ गया और वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा तो मैं भागने लगी। आयुष को बिहान ने किसी काम से बाहर भेज दिया था। उनके काले धंधे की वजह से वह नौकर भी नहीं थे, इसलिए मुझे भागने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं आधाधुंध भागती चली गई। मैं सिर्फ एक चादर लपेटे हुए थी और मैं रात के अंधेरे में गिरते पड़ते किसी तरह अपने घर पहुंची थी। मुझे कुछ पूछना था, लेकिन मैं अपने माँ के कदमों में पहुंचकर बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी माँ मेरी ऐसी हालात देखकर परेशान हो गई और फिर मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता दिया था। मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि मेरी भी गलती है कि मैंने बिना सोचे समझे एक अनजान लड़के से तुम्हारी शादी कर दी। हम जहाँ से चले थे उससे भी पीछे चले गए थे, थोड़ा कुछ लालच की वजह से। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।